Hi, my dear future CAs. So, I welcome you all in this SS 700 सीरीज जिसमें हम आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे यानी कि SS 705 को डिस्कस करने वाले हैं। SS 705 मॉडिफिकेशन का ऐसे है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर चैप्टर में इसकी रेफरेंस है और पता नहीं क्यों ये कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, बट आई श्योर कि अब आपको कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। ठीक है, मैं 3 चीज़ों में इसको डिस्कस करके चलूंगी एंड देन वी विल बी सॉर्टेड। सबसे पहली बात है, आप एक तो क्लीन ओपिनियन देते हो, दूसरा आप उस ओपिनियन को चेंज कर देते हो यानी कि मॉडिफाई कर देते हो, तो आप मॉडिफाइड ओपिनियन देते हो। अच्छा, मतलब अगर मैं मॉडिफाई नहीं करूंगा तो वो मेरी रिपोर्ट कौन सी होगी? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट होगी। मतलब मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, सही है ना? अगर वो रिपोर्ट सही है, अनमॉडिफाई है, आपने कुछ भी उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, एकदम करेक्ट है यानी कि क्लीन है, तो ऐसे 700 लगता है। बट अगर वो रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है, मुझे उसकी वजह से अपने ओपिनियन को, अपनी कंक्लूजन को चेंज करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि एक ऑडिटर जब भी करता है तो वो क्या करता है? ऑडिट एविडेंस गैदर, फिर उसके ऊपर प्रोसीजर्स मतलब गैदर करने के बाद फिर कंक्लूजन पे पहुंचता है। अगर वो उसे लगता है कि नहीं यार वेरिएंस है, इसमें गड़बड़ी है, तो फिर वो क्या करने की सोचता है? वो अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करने की सोचता है। सिंपल वर्ड्स में मॉडिफाई का मतलब है अपने ओपिनियन को चेंज करना। अपने ओपिनियन को हम 3 तरीके से जो है वो चेंज कर सकते हैं और उसके लिए हमें कहाँ पे आना पड़ेगा? 705 पे आना पड़ेगा। इफ देयर इज नो इशू, जो भी आपको ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करने की नहीं जरूरत है, आपको एविडेंस मिल गया, नो, और उसमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। ध्यान रखना, मिसस्टेटमेंट क्या होती है? मिसस्टेटमेंट होती एरर, है ना, गलती। मटेरियल मतलब जो आपके यूजर का डिसीजन बदल दे, मटेरियल हो गई वो चीज, बहुत सिग्निफिकेंट गलती। ठीक है, दैट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में मिल गया और उसमें कोई गलती भी नहीं है, तो मतलब एकदम क्लीन ओपिनियन दो, आराम से बिना मॉडिफाई के दो, मतलब अनमॉडिफाइड ओपिनियन दो यानी कि क्लीन रिपोर्ट दो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास जब भी कभी इशू आता है तो हम किस पे आते हैं? 705 पे आते हैं। अगर मैं थोड़ी सी स्टोरी के वाइज में अगर मैं बात करूं तो सिंपल बात है, एक ऑडिट को कंप्लीट करने के बाद एक ऑडिटर एक क्वेश्चन पूछता है खुद से। बहुत से लोगों को आदत होती है ना खुद से क्वेश्चन पूछने की, तो वैसे एक ऑडिटर जो है वो क्वेश्चन पूछ के चलता है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू और फेयर व्यू बोल दूं। ऑडिटर 2 चीजें चेक करता है, क्या मेरे को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला? हाँ, मिल गया। मतलब सफिशिएंट मतलब इनफ एविडेंस है, और अप्रोप्रिएट का मतलब रिलायबल है, सारे के सारे वाउचर्स हैं, सारे के सारे ट्रांजैक्शन के मेरे पास, उसको वेरीफाई करने के लिए मतलब हर चीज़ है मेरे पास। ठीक है, तो जैसे कि हम इन्वेंट्री वेरिफिकेशन करके आते हैं, स्टॉक काउंटिंग करके आते हैं, है ना, बैंक से कंफर्मेशन लेते हैं और थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेते हैं, डेटर से कंफर्मेशन लेते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, मेरे पास सब चीज़ें हैं, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। तो ठीक है ना, तुम वेरीफाई कर पा रहे हो, इनफ एविडेंस है, तुम्हारे पास अप्रोप्रिएट रिलायबल एविडेंस है, तो तुम्हें कुछ भी गड़बड़ करने की जरूरत है नहीं, मतलब कुछ भी तुम्हें दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछता है? ट्रू और फेयर व्यू तो मिल गया, ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी सिग्निफिकेंट मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट एरर नहीं है, कोई भी जिससे मेरे यूजर्स का डिसीजन जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, मिस्ड एरर्स, एरर क्यों क्यों कैसे हो सकते हैं? एरर आपके वही पुराने दिन याद करो, रेक्टिफिकेशन करते थे जब, प्रिंसिपल एरर्स करते थे, आपने रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दी, आपने सोचा था यहाँ पे कोई और अजम्पशन लगेगी, आपने कोई और अजम्पशन लगा दी, आपने प्रिंसिपल दूसरा लगाना था, दूसरा प्रिंसिपल लगा दिया, है ना, आपने कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करी जिसका डिस्क्लोजर नेसेसरी था, आपने प्रेजेंटेशन इनकरेक्ट कर दी जिसकी प्रेजेंटेशन कुछ और थी। अगर दोनों ही सही है, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू भी मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो यस,
ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन यानी कि क्लीन ओपिनियन देके चलता है। वो बोलता है आई हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट्स or presents true and fair view. This is a report that every company wants. ये सारी की सारी जितनी भी कंपनीज हैं सबको ये ऐसी ही रिपोर्ट जो है वो चाहिए होती है। क्लियर है? चलिए ओके। अब 705 कहाँ आता है? 705 बहुत शैतान है, नटखट है, ठीक है। तो कई बारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, रॉन्ग हो जाती हैं। ऑडिटर पूछता है कहाँ गड़बड़ है एक्चुअल में। दो पॉसिबल प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं? 2 पॉसिबल प्रॉब्लम्स आती हैं। वो 2 पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या है? पहली पॉसिबिलिटी क्या है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं है। तो मैंने दोनों चीज़ों के साथ आपके साथ खेला था। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट मतलब सफिशिएंट नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। सफिशिएंट मतलब इनफ नहीं है यार, ठीक है। और इनफ का मतलब कितना भी कर लो इनफ नहीं है ना, है ही नहीं इनफ। ओके। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? मेरे पास एविडेंस जो है, ठीक है, वो रिलायबल नहीं है, वो रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो आप फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट है मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ रॉन्ग है, ठीक है, कोई ना कोई गलती है। तो ऑडिटर के पास एविडेंस तो है, तभी तो उसने बोला कि गलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो उसके पास कुछ ना कुछ एविडेंस तो है। मैंने यहाँ पे बोला एप्रोप्रिएट नहीं है, रिलायबल नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है? ऑडिटर के पास एविडेंस ही नहीं है, ऑडिटर के पास एविडेंस ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहली बात करके चलते हैं, दैट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जिसमें एमएम तो है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, दो चीजों के ऊपर बात करेंगे हर बार, ठीक है। अब मैंने जब आपको बोला कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में देखना है तो ऑडिटर के पास कुछ एविडेंस है, बट एविडेंस क्या प्रोवाइड कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है भैया, ठीक है। तो ऑडिटर ने कुछ गलती देखी होगी तभी वो बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बोलेंगे कैसे? जैसे कि इन्वेंट्री थी मेरे पास 80 करोड़ की, 80 करोड़ की, और कंपनी ने शो किया 120 करोड़, ठीक है। ऑडिटर ने उस इन्वेंट्री को वेरीफाई किया कि और उसको पता लग गया कि नहीं यार, अमाउंट में तो कुछ गड़बड़ी है और एविडेंस भी एग्जिस्ट कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रॉन्ग है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो मैंने अभी तक क्या बोला? मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। क्या आपको एविडेंस मिला? बिल्कुल मिला, एविडेंस तो मिला, ठीक है, ओके। अगर मेरे को एविडेंस नहीं मिलता, एविडेंस नहीं मिलता, इसका मतलब है स्कोप लिमिटेशन। इसका मतलब क्या है? स्कोप लिमिटेशन, ठीक है, ओके। अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मींस स्कोप लिमिटेशन। ऑडिटर को पता ही नहीं है कहाँ गलती, मतलब मैंने जब ये ऐसे लर्न किया तो मैंने ऐसे किया, हा हा, तुम्हें ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला तो ऐसे अपने आप को क्या ना, हाँ ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला, मुझे पता ही नहीं है क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, क्योंकि एविडेंस क्या है? अनअवेलेबल है। एविडेंस क्या है? अनअवेलेबल है। एक स्टोरी समझ लग गई है? हाँ, या तो एविडेंस है तो मुझे एविडेंस मिला, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्यों है? बिकॉज एविडेंस मिला। अब एविडेंस ही नहीं है तो मुझे क्या पता मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है? आई डोंट नो ना, है ना। तो आपने, सिंपल सी बात है, अगर एविडेंस मिला होगा तभी मैं जान पाऊंगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अगर मुझे एविडेंस नहीं मिला तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो ऐसे 705 ने यूज किया है ना, उसने मटेरियल को भी वर्ड यूज किया है, उसने परवेसिव को भी किया है, ठीक है। मटेरियल एंड परवेसिव वर्ड को यूज किया है। मटेरियल का मतलब सिग्निफिकेंट होता है, परवेसिव का मतलब है ओवरऑल मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ पे अफेक्ट डाल के चल रहा है, ठीक है। कि मतलब सिंपल चीज है, मेरे लिए ये अमाउंट मटेरियल है, मतलब मेरे लिए ये अमाउंट इम्पॉर्टेंट है,
राइट जैसे इन्वेंट्री की रॉन्ग वैल्यू थी 10 करोड़, तो मेरे लिए ये अमाउंट बेस्ड ऑन माय जजमेंट 10 करोड़ इज सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है। परवेसिव का मतलब है उसका इफेक्ट थ्रू आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फैला हुआ है, ठीक है। पूरे जगह जगह पे कीटाणु है, जगह जगह पे वायरस है, हर जगह पे इसका इफेक्ट जो है वो फैला हुआ है एज अ होल। मतलब बीमारी की तरह सोच के चलो परवेसिव को कि यार यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी इसका इफेक्ट यहाँ भी है, इसका इफेक्ट यहाँ भी है, ऐसे, ठीक है। देन डिसीज, मतलब आप इसका समझ गए कि एक पार्ट है जो वो क्या है, अफेक्टेड है, ठीक है। और वो अफेक्टेड पार्ट पूरी बॉडी पे वो डिसीज का काम कर रहा है, राइट। सब जगह पे उसका जो कंपोनेंट है वो फैल रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है, मिसस्टेटमेंट परवेसिव है कि नहीं है। अब मेरे को एविडेंस मिला, मेरे को एविडेंस मिला, क्या वो मटेरियल है? हाँ मटेरियल है। क्या वो परवेसिव है? नहीं, वो परवेसिव नहीं है। दूसरा सिनेरियो, मुझे क्या एविडेंस मिला? हाँ मिल गया। मटेरियल है? नहीं, मटेरियल नहीं है तो फिर परवेसिव की तो कोई बात ही नहीं आती, ठीक है। मुझे एविडेंस मिला, हाँ मटेरियल है, हाँ परवेसिव है, हाँ। अच्छा, क्या मुझे एविडेंस मिला? हाँ हाँ, तुम्हें एविडेंस ही नहीं मिला तो तुम्हें क्या पता मटेरियल है कि नहीं है, तुम्हें क्या पता परवेसिव है कि नहीं है। सिंपल, बस इतना ही अपने आप के दिमाग पे डालनी है चीजें, और कुछ भी नहीं है, बस अब इसके साथ ही सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर परवेसिव नहीं है तो हमारे पास एक ओपिनियन आता है, परवेसिव नहीं है तो हम कौन सा ओपिनियन देके चलते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन बोलते हैं कि एक्सेप्ट फॉर दिस बाकी सारी चीजें ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है मटेरियल यस, और हाँ एक्सेप्ट फॉर दिस बाकी सब चीजें क्या है, मटेरियल है, तो मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन देती हूँ मैं, ठीक है। मटेरियल एविडेंस तो मिला, मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, तो मतलब क्या, क्वालिफाइड ओपिनियन। अभी हम कौन सा ओपिनियन दे रहे थे, मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड में पहली ओपिनियन हमने कैटेगरी कर दी क्वालिफाइड ओपिनियन। दूसरा ओपिनियन आता है मेरे पास, अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। अच्छा यहाँ तो ये तो हमने किया ही नहीं ना। मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, एविडेंस मिला, हाँ सबसे पहली प्रायोरिटी है एविडेंस मिला, हाँ मटेरियल एविडेंस मिला। मटेरियल है, मटेरियल नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो डिस्क्लेम करने की, क्वालिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मटेरियल है, इसमें मटेरियल नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एविडेंस मिला, हाँ मिला। मटेरियल है, हाँ है। परवेसिव है, हाँ है। अगर परवेसिव है, मटेरियल भी है, तो आप क्या करके चलोगे, एडवर्स ओपिनियन। आप क्या करोगे, एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन का मतलब है आपको सब ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिला। सिंपल, अभी तक एक समरी पे पहुंचे आप, ट्रू एंड फेयर व्यू चाहिए होता है। ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे आएगा, ड्यू टू दीज टू थिंग्स। पहली चीज, आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलना चाहिए, जो मैंने पहले ही आपको बोल के गई। और दूसरा मैंने बताया था मटेरियल मिस स्टेटमेंट के बारे में, मटेरियल मिस स्टेटमेंट के बारे में, एमएम के बारे में, ठीक है। आपको एविडेंस तो मिल गया, मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैसी है, परवेसिव है, परवेसिव नहीं है। परवेसिव नहीं है तो आप क्या कर दोगे, कौन सा ओपिनियन दे दोगे, क्वालिफाई। परवेसिव है भैया तो एडवर्स। सिंपल, ठीक है। एविडेंस मिला है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब सेकंड क्या है, आपको अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आपको ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला, तो मुझे क्या पता मटेरियल है कि नहीं में, ठीक है। तो आप सोच के चलते हो कि परवेसिव है, नहीं नहीं परवेसिव नहीं है, मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। तब भी आप, अगर मटेरियल नहीं है, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट, आप पर ये लिख के चलते हो कि दिस इज अ स्कोप लिमिटेशन, ठीक है। तो मटेरियल में स्टेटमेंट, मटेरियल है, एमएम के बारे में मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो अगेन वही चीज, क्वालिफाई ओपिनियन, ठीक है। दिस रीजन, अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, आपको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेम क्यों करते हो, डिस्क्लेम इसीलिए किया है क्योंकि मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिला।
सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, तो ऑडिटर अपना ओपिनियन जो है वो फ्रेम ही नहीं कर पा रहा। तो व्हेन अब क्योंकि वो कर रहा है, मैनेजमेंट उसके ऊपर स्कोप लिमिटेशन डाल रहा है, ऑडिटर को इनफ ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहा, और लॉ परमिट भी कर रहा है विड्रॉल, तो कर लो भैया, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। पर अगर विड्रॉल परमिटेड नहीं है तो फिर आप ओपिनियन को डिस्क्लेम करके चलोगे, फिर आप ओपिनियन को क्या करके चलोगे, डिस्क्लेम करके चलोगे। पर ध्यान रखना, ऐसे नहीं आप हॉलो की तरह अपना ओपिनियन जो है वो डिस्क्लेम कर देते, आप मैनेजमेंट से डिस्कस करके चलते हो कि मेरी इंटेंशन है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट जो है वो मॉडिफाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ये चीजें, ये जो फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज करके चलते हो। अगर वो स्कोप लिमिटेशन को हटा लेते हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली फिर सही कर देते हो अपने उसमें ऑडिट रिपोर्ट, आप चीज़ें देखते हो, चेक करते हो। बट अगर वो नहीं हटाता स्कोप लिमिटेशन, तो फिर तो आपके पास ऑप्शन क्या है, डिस्क्लेम कर दो ओपिनियन को, कोई और हम देखेंगे नहीं, हमारे पास टाइम पास करने का टाइम है नहीं, ठीक है। तो क्वालिफाइड ओपिनियन में ध्यान रखना, मटेरियल है बट परवेसिव है, ठीक है। मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। दूसरे में ध्यान रखना, मटेरियल है परवेसिव भी है, और एविडेंस नहीं मिला, और मटेरियल भी है परवेसिव भी है, ठीक है, क्लियर है। फिर आप एक 706 में ना एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आता है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं पर आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करने की रिक्वायरमेंट होती, कोई भी, नो मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। ऑडिटर को ऑडिटर चाहता है कि आपका यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना, ठीक है, स्पेशल अटेंशन पाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करना, तो वो क्या कर देता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल देता है, ठीक है। जब हम यूजर की अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं, ऐसे ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालकर चलते हैं, ठीक है। जैसे कि मेजर लिटिगेशन है, नेचुरल डिजास्टर है, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है, प्रॉपरली इसे डिस्क्लोज करके चलते हैं। इसके लिए हम ना एक पैराग्राफ डालते हैं, मुर्ग पैराग्राफ, ठीक है। इसके लिए हम एक पैराग्राफ डालते हैं, मुर्ग पैराग्राफ। अब मैं समझाती हूँ, ठीक है। अब उसका पैराग्राफ हमेशा ध्यान रखना, जो क्वालिफाइड का होता है वो हमेशा ऐसा होता है कुछ, एक्सेप्ट फॉर वन पर्टिकुलर इशू एवरीथिंग इज करेक्ट। ऑडिटर बोल के चलता है कि ये इफेक्ट, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड। इसके ओपिनियन पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करके चलना, क्योंकि आईसीआई पूछ के चलता है, ठीक है। कौन से मैटर में, जैसे आपने इन्वेंट्री को वैल्यूएशन किया, आपका डिस्क्लोजर मिसिंग था, एक ब्रांच इन्वेंट्री, एक ब्रांच जो है इन्वेंट्री का वेरीफाई नहीं हुआ, आपने लोन क्लासिफिकेशन गलत कर दी, है ना। अब एफआर में आप करके चलते, लोन को क्लासिफाई करना होता है करंट में, नॉन करंट में, और आपने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करी हैं कि नहीं करी हैं, उसी को ही है, क्लियर, ठीक है। अब अदर मैटर पैराग्राफ क्या होता है, तब आप यूज करते हो जब ऑडिटर को कम्युनिकेट करना होता है। ऊपर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, जब आपको अटेंशन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है, किसी की अटेंशन चाहिए होती है, तो आप कौन सा पैराग्राफ करते हो यूज, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ यूज करते हो। और अदर मैटर पैराग्राफ के लिए आपको अगर कुछ कम्युनिकेट करना होता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड नहीं है बट वो रेलेवेंट होता है यूजर के साथ, जैसे कि प्रीवियस ऑडिटर ऑडिटेड लास्ट ईयर, आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट, आप जब रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है, या फिर क्या है, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर क्या है, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो अब आपको एक चीज और थी मेरे दिमाग में जो आ रही है, वो क्या है कि आप ओपिनियन को डिस्क्लेम कब कब करते हो। तो आपके पास सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल फायर की वजह से बुक्स डिस्ट्रॉय हो गई, मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड देने से रिफ्यूज कर दिया, या फिर जो मेजर इन्वेंट्री थी वो वेरीफाई नहीं हो सकती क्योंकि उसमें हमारा सीरियस जान को खतरा था, अगर हम उसमें जाते तो मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी तो मैं वहां नहीं जा सकता था, ठीक है, काइंड ऑफ अगर ह्यूज बैलेंसेस की नो कंफर्मेशन, मतलब बड़े बड़े बैलेंस की कोई कंफर्मेशन नहीं थी, ऑडिटर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं लगा सकता, तो ओके। सपोज करो आप एक मूवी देखने जाते हो और मैं पूछती हूँ मूवी कैसी थी, आपने देखी ही नहीं तो आप कैसे बता सकते हो, है ना। तो उसमें उसमें फिर हम क्या कर सकते, अच्छी थी कि बुरी थी, तो आप उस केस में क्या करोगे, डिस्क्लेम करके देते हो,
अभी मैंने आपको एक चीज ध्यान रखना, एडवर्स ओपिनियन नहीं बताया है ना। एडवर्स ओपिनियन में भी यही रहता है कि एविडेंस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, ऑडिटर को पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या देते हैं, एडवर्स ओपिनियन दे के चलते हैं, ठीक है। बट इस केस में भी हमारे पास एविडेंस तो अवेलेबल होता ही है। और दूसरा ये करके चलते हैं, एक सिचुएशन है जब हमें कोई इशू नहीं है ना, नहीं कोई इशू नहीं है तो अनमॉडिफाई करो, क्यों फालतू में वो करना है। दूसरा हमारे पास 3 ओपिनियन आते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स, मॉडिफाइड, क्वालिफाइड, ठीक है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर, नो ऑडिट एविडेंस। नो एडिट एविडेंस है, मिसस्टेटमेंट भी है, मटेरियल है, परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड, मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल है, परवेसिव भी है तो एडवर्स। ऑडिट एविडेंस इनअवेलेबल है पर मटेरियल है तो फिर भी क्या करोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन। मटेरियलिटी देखो, यहाँ पे भी मटेरियल था तो क्वालिफाई किया, यहाँ पे भी मटेरियल है तो क्वालिफाई कर दिया, यहाँ पे भी परवेसिव नहीं था, यहाँ पे भी परवेसिव नहीं था, चाहे वो नो ऑडिट एविडेंस वाला केस क्यों ना हो। और ऑडिट एविडेंस नहीं है, दोनों ही हो सकते हैं, मटेरियल भी है परवेसिव भी है, तो आप ऑडिटर को क्या करते हो, डिस्क्लेम कर देते हो। ऑडिट लॉ परमिट कर रहा है तो ऑडिट कैन नॉट बी कंटिन्यूअर, मतलब ऑडिटर कंटिन्यू नहीं कर रहा, विड्रॉ कर लो एंगेजमेंट से। अगर आपने इंपॉर्टेंट मैटर्स को ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया हुआ है बट आप ड्रॉ करना चाहते हो अटेंशन, तो एम्फेसिस ऑफ मैटर जो आउटसाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किस में जाते हैं, अदर मैटर पैराग्राफ में जाते हैं, ठीक है, अदर मैटर पैराग्राफ में जाते हैं। अब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की ना कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मेजर लिटिगेशन हो गया, फिर उसके बाद फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, मैंने बताया था इसमें मुर्ग पैराग्राफ का रेफरेंस आ सकता है, गोइंग कंसर्न, अनसर्टेनिटी है, मेजर सब्सिक्वेंट इवेंट है, ऑडिटर बोलता है कि प्लीज रीड पेज नंबर 15 केयरफुली, कुछ और नहीं लिख के चलता, ठीक है। जब लिखता है कि उसका मतलब अब उसने बोल दिया कि 15 वाला नंबर 15 पेज अच्छे से चेक करके चलना, तो मतलब मटेरियल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है और वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसे बोलते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ में क्या आता है, मैटर ही हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट ही नहीं किया, बट ऑडिटर चाहता है कि यूजर को पता होना चाहिए, जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था, आप बताओ, प्रीवियस ऑडिटर ने लास्ट ईयर ऑडिट किया, ऑडिटर के रिपोर्ट में रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन में रिस्ट्रिक्शन लगाई, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ऑडिटर का ओपिनियन अनचेंज हो रहा है, बस सिंपली हमारे पास ये कुछ मैटर्स थे जो हम चाहते थे कि डिस्क्लोज होने चाहिए, राइट, सिर्फ ऑडिटर इन्फॉर्म करना चाहता है यूजर्स को। ये मैंने अपने ना नोट्स में, ये मेरे रिटन नोट्स थे जिसको मैंने इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है, तो मैंने बार बार इस चीज़ को डिस्कस किया था अपने साथ समझने के लिए, तो वही चीज़ लिखी हुई है, क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर लिख के चलते हैं, मटेरियल परवेसिव के लिए लिख के चलते हैं, और ये मैंने क्वेश्चंस बनाए थे कि विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट जब हमारा विड्रॉल लीगली परमिटेड होता है, ठीक है। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 प्रिपेयर किया था, परवेसिव, जो कि मेरा एमसीक्यू में आ सकता था, तो परवेसिव का मतलब है मिसस्टेटमेंट्स में का इफेक्ट कहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ है, वो स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर है, अकाउंट है, आइटम है, और अगर रिप्रेजेंट सब्सटैंशियल पोर्शन का के ऊपर है, अगर डिस्क्लोजर है तो क्या डिस्क्लोजर फंडामेंटल टू यूजर्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए। फिर मैंने लिखा ओपिनियन एज टू विच मॉडिफाइड ओपिनियन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, ऑडिटर की जजमेंट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछ के चलता है। इसमें ना मैं बताती हूँ, सपोज करो एक इंपॉर्टेंट इवेंट डिस्कवर हो जाता है आफ्टर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट
बट बिफोर इशू करने से पहले आपने ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर दिया, बट आपने इशू नहीं किया, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इवेंट आप डिस्कवर कर लेते हो, तो आप क्या करते हो, मैंने आपको पहले ही बोला था, आप डिस्कस करोगे विद मैनेजमेंट, रिवाइज करोगे फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और न्यू ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इशू करके चलोगे। बट अगर आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इशू भी कर दिया, साइन भी कर दिया, नॉर्मली हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर मटेरियल फैक्ट एट द रिपोर्टिंग डेट हमें नज़र आता है तो हम तब भी अब मैनेजमेंट से डिस्कस करके चलते हैं। अगर रिवाइज करते हैं तो न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करके चलते हैं। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है तो हम फिर लीगल और प्रोफेशनल एक्शन जो है वो लेकर चलते हैं। फिर ये पैराग्राफ्स हैं जो मैंने ऐड ऑन किए थे यहाँ पे कि क्या क्या लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट था, एक मुझे और यहाँ पे डिस्कशन करके चलनी है, ये वाली। ऑडिटर रिजाइन कर सकता है ड्यू टू एथिकल इश्यूज, मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शन, कोऑपरेशन नहीं है, अदर वैलिड रीजन की वजह से। कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि विद इन 30 दिन आपके अंदर अंदर रिजाइन करने से पहले ऑडिटर को एडीटी 3 फाइल करना होता है। ये केस स्टडी क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे अपना लिख के रखा था, अपने नोट्स में भी मेरे यही है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करके चल रही हूँ। तो ऑडिटर को एडीटी 3 लिखना होता है कंपनी को और आरओसी को, ठीक है, और अपना रीजन बताना होता है रिजाइन करने का। अब ऐसे 570 में भी ना इसकी रेफरेंस है कि अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, एडिक्वेटली डिस्क्लोज की है, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन डाल दो, ठीक है। और अगर एड मुर्ग पैराग्राफ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ डाल दो। अगर डिस्क्लोजर इनएडिक्वेट है तो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाई, मटेरियल है परवेसिव भी है तो एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। आपको एविडेंस तो मिल गया ना कि गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है, एडिक्वेटली हमने डिस्क्लोज करी है, बस ये चीज देख के चलना। एक चीज ध्यान रखना, कैम की ऑडिट मैटर जो कि लिस्टेड एंटिटीज को एप्लीकेबल होते हैं मेनली, ठीक है। जो भी ये भी कैम क्या होता है, जब सिग्निफिकेंट अटेंशन ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर की नज़र में कुछ की ऑडिट मैटर्स आते हैं तो वो लिख के चलता है। अब ये ध्यान रखना, कैम जो है वो मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी नहीं है, डिस्क्लोजर आपने करना था आपने नहीं किया उसका सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। डिस्क्लोजर तो करना ही पड़ेगा मैनेजमेंट को, ठीक है। तो मतलब ये सिंपली बताता है कि क्या क्या ऑडिट में मेरे चैलेंजेस थे। तो ये ध्यान रखना, कैम इज नॉट एट ऑल मॉडिफाइड ओपिनियन, नॉट एट ऑल यॉम पैराग्राफ, नॉट एट ऑल डिस्क्लोजर तो तुम्हें करना ही है उसका। अगर ऑडिटर ने कैम पैराग्राफ डाल दिया तो तुम बोलो मैं डिस्क्लोजर नहीं कर रहा तो गलत हो जाएगा, नहीं दोनों करने हैं। इट इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर। इसकी केस स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो ये डिस्कस मतलब ये पढ़कर चलना, ठीक है। और एक इसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, मैटर इज ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड, गोइंग कंसर्न अदर मैटर पैराग्राफ, कंपैरेटिव ऑडिट मैटर पैराग्राफ कर दिया डिस्कस। आप कारो को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, जैसे इन मैटर्स के ऊपर, तो कारो एक एडिशन है इन ऑडिट, इन एडिशन टू द मेन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। कारो आपने अगर कारो की आपने बोला कि रिपोर्ट इशू कर दी तो कारो की रिपोर्ट नहीं दे रहा तो चलेगा, नो इट विल नॉट गोइंग, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको फिर से जो है वो रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। कारो रिपोर्टिंग अलग है, मेन ऑडिट रिपोर्ट अलग है। और सेक्शन 142 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कि ऑडिटर को एडीटी 3 फाइल करना है विद इन 30 डेज अपनी रेजिग्नेशन मैटर बताते हुए। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस और कुछ भी नहीं था, बस इतना ही है। मेन वही ध्यान रखो, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन है, मिला है, हाँ एविडेंस ही नहीं मिला, एविडेंस ही नहीं मिला तो चुपचाप करके डिस्क्लेम कर दो ओपिनियन को, बाकी तो क्वालिफाइड और एडवर्स ही आना है, ठीक है। डन, सॉर्टेड। अगर कोई और प्रॉब्लम आए तो आई एम ऑलवेज हेयर, माई नंबर इज हेयर, मैसेज मी, ठीक है। चलिए, गुड बाय, टेक केयर।